हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का ए एक्सरसाइज जो था पोषण यानी न्यूट्रिशन उसको कंप्लीट किए थे। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद हम लोग शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किए थे। हमें आज के वीडियो में स्टार्ट करना है यूनिट फर्स्ट का बी, और ये है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। हम जब बायो को स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे कि हमारा पहला चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, और लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत 4 इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं थी, जिसमें सबसे पहला था पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन और फिर उत्सर्जन। तो जो पहला था पोषण उसको हम लोग यूनिट फर्स्ट के ए में पढ़ चुके हैं, और ये दूसरा है श्वसन जिसको हम लोग यूनिट फर्स्ट के बी में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग आज के वीडियो में आपको बताएंगे दैट श्वसन होता क्या है, श्वसन क्या है, और श्वसन कितने प्रकार का होता है, और फिर वो अलग अलग प्रकार की श्वसन जो है किस प्रकार की जाती है उसके समीकरण वगैरह को हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया को आपको हम समझाते हैं, तो आप पूरी प्रोसेस को समझेंगे बढ़िया से। जनरली हम लोग समझते हैं कि शरीर के बाहर से हम लोग ऑक्सीजन ले लिए और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, इट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ऐसा नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत अधिक पार्ट से ही इसको होके गुजरना पड़ता है। तो देखिए, रियल में होता है क्या है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण किए होते हैं तो वह भोजन पचकर और पचने के बाद शरीर की कोशिकाओं द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है। और आप सबको पता है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और वह पचने के बाद जो है ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। वहीं अगर वसा की बात करें तो वसा जो है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। आपको बताया थे कि विटामिन जो होता है और खनिज लवण वगैरह ये सब तो इसी रूप में ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, यानी ये इसी फॉर्म में अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये भोजन के मुख्य पार्ट है जिसमें मेन जो है अधिक मात्रा में ग्लूकोज ही होता है। और पचने मतलब ये पाचन के बाद भोजन जब हम लोग ग्रहण कर किए होते हैं तो पचने के बाद इस फॉर्म में वो चेंज हुआ रहता है, यानी घुलनशील अवस्था में ऐसे हो जाता है, और फिर शरीर की कोशिकाएं इसे सूंघ लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। आए समझ में? अब देखिए, जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेने के क्रम में वायुमंडल के गैसेस जो है हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचेगा, और फेफड़ा में ऑक्सीजन जो है फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाएगा, रक्त के साथ, और वह ब्लड जो है उस फेफड़े को पूरे शरीर में पहुंचाएगा, और पूरे शरीर के हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। और प्रत्येक कोशिकाओं में ये भोजन के पार्ट्स जो है पहले से अवशोषित कर लिए गए हैं, और जब उसमें ऑक्सीजन भी पहुंचेगा तो ऑक्सीजन इस पार्ट्स को, जिसमें मेनली ग्लूकोज है यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो यहाँ पे पहुंचेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ग्लूकोज के साथ मिलकर, और इसको ग्लूकोज को विघटित करेगा और इससे नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ के रूप में यहाँ पे जल का निर्माण होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ बनता है, और इसके मतलब यहाँ अलग से एनर्जी भी उत्पन्न होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होता है, हमें एनर्जी भी मिलता है, और इसी एनर्जी से हम किसी भी काम को कर पाते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस है इसी को हम श्वसन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, श्वसन को हम कैसे परिभाषित करेंगे सिस्टमैटिक, तो यहाँ बताया गया है श्वसन यानी रिस्पायरेशन शरीर के बाहरी वातावरण से लिए गए ऑक्सीजन द्वारा शरीर के कोशिकाओं के अंदर भोजन को विघटित करके एनर्जी यानी ऊर्जा मुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ही श्वसन कहा जाता है। और उसके नीचे आप ये वाला समीकरण उतार लेंगे, ये श्वसन का समीकरण है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम इसको कुछ अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए, जो हम लोग भोजन ग्रहण किए होते हैं और ये भोजन जब हमारी कोशिकाओं में पहुंच गया रहता है तो भोजन में
बंधन ऊर्जा जो है होता है। अब आवश्यकता होती है कि इस बंधन ऊर्जा को तोड़कर विघटित करके और एटीपी अणुओं में संचित करने का। तो ऑक्सीजन जब पहुंचता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में तो फिर इस बंधन ऊर्जा को तोड़कर, इस बंधन ऊर्जा को मुक्त करके और फिर एटीपी अणुओं में संचित करता है, एटीपी अणुओं में बदल देता है। ठीक है, और जब ये एटीपी अणुओं में संचित करता है तो यह मतलब एनर्जी जो है, मतलब यह ऊर्जा जो एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो गया, यह ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे यह संचित हो जाता है और समय समय पर इस एनर्जी का यूज जो है शरीर हम मतलब किसी भी एनिमल के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ इतना चीज। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखा गया है दूसरे शब्दों में है। क्लियर हुआ इतना चीज। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है, यानी श्वसन के प्रकार को, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। तो देखिए हम श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन पार्ट्स बनेगा? एक को कहते हैं वायवीय श्वसन, इसका एक और नाम है, इसको वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं, यानी हम इसको ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। फिर दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और ये जो अवायवीय श्वसन है इसका भी एक और नाम है, इसको अनॉक्सी श्वसन भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़े तो ये जो वायवीय श्वसन है इसको इंग्लिश में कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और यहां जो अवायवीय श्वसन है इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब आइए इस दोनों के बारे में हम बारी बारी से समझते हैं, दैट दोनों क्या है और ये किस प्रकार संपन्न होता है। तो वायवीय श्वसन की अगर सबसे पहले चर्चा किया जाए तो देखिए ये वायवीय श्वसन वैसी श्वसन की प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको हम वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आप समझ लीजिए कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो इसमें होगा क्या कि पूर्ण मतलब भोजन जो पचा हुआ भोजन सेल्स में पहुंचा है उस भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, यानी पूरी तरीके से भोजन जो विघटित होगा, ऑक्सीकृत होगा, और फिर भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक मात्रा में, यानी काफी बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है उत्पन्न होगा, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और तो हम इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा जिसमें भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, यानी ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। इसको एरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से जानेंगे। आगे समझ में। अब देखिए इसको हम इक्वेशन के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि C6H12 और O6 ये क्या भाई, ये ग्लूकोज है, और ये ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसको विघटित करेगा। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन दे देते हैं 6O2, ऑक्सीजन का 6 अणु है जो ग्लूकोज के एक अणु को विघटित कर रहा है, इससे रिएक्शन करेगा तो इससे होगा क्या 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और 6H2O यानी यहाँ जल का भी निर्माण होगा, और साथ ही साथ अधिक मात्रा में एनर्जी जो है यहाँ पे ऊर्जा जो है काफी अधिक मात्रा में क्रिएट होगा, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगा। आए समझ में इतना। अब अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन का तो यहाँ आप समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि यह श्वसन की वैसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो ही रहा होगा कि सर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो भी श्वसन लिया हो सकता है। हाँ हो सकता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी सांस लिया जा सकता है, बट ये सभी जीवधारियों के लिए, सभी एनिमल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। जो सूक्ष्म जीव है जिसे बहुत कम मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है वहीं अवायवीय श्वसन को अपनाते हैं। मनुष्य की जैसे जो जटिल जीवधारी है उसके लिए
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यहाँ भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और भोजन के आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यानी कम मात्रा में ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, यानी बहुत कम मात्रा में एनर्जी यहाँ क्रिएट होता है। अब आप अवायवीय शोषण में समझेंगे कि इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए अवायवीय शोषण का समीकरण अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे होता क्या है अवायवीय शोषण में, दैट ग्लूकोज का जो एक अणु है यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणु है। तो ये ग्लूकोज का एक अणु ये चेंज हो जाता है आपका पाइरुवेट अम्ल के दो अणु में। पाइरुवेट अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3, इसके दो अणु में चेंज हो जाता है। ये क्या है भाई? ये है पाइरुवेट अम्ल, ठीक है। और फिर ये जो पाइरुवेट अम्ल है ये बदलता है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब C2H5OH एथेनॉल में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ भी एनर्जी जो है थोड़ा कम मात्रा में यहाँ भी ऊर्जा मुक्त होता है। ये C2H5OH एथेनॉल का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम मतलब कह सकते हैं कि अवायवीय शोषण में क्या होता है कि ग्लूकोज का एक अणु पाइरुवेट अम्ल के दो अणु में बदलता है, और फिर पाइरुवेट अम्ल जो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और इसके साथ ही साथ एनर्जी भी मुक्त होता है। आया समझ में? अब देखिए इसको अगर आपको लिखना है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण को, तो आप किस प्रकार लिखेंगे इसको भी हम समझा देते हैं। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ बताया गया है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है तथा जिसमें भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। और फिर नीचे आप जो है ये समीकरण उतार लेंगे C6H12O6 प्लस 6O2, और इससे बनेगा क्या 6H2O प्लस 6CO2, और फाइनली यहाँ ऊर्जा भी उत्पन्न होगा अधिक मात्रा में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है यानी अवायवीय शोषण, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया अवायवीय शोषण यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तथा जिसमें भोजन के आंशिक ऑक्सीकरण से कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको अवायवीय शोषण कहते हैं। और फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अवायवीय शोषण में क्या होता है कि ग्लूकोज का एक अणु पाइरुवेट अम्ल के दो अणु में बदलता है तथा फिर पाइरुवेट अम्ल एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है तथा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। और इसके नीचे आप ये वाला समीकरण उतार लेंगे C6H12O6, ये क्या भाई? तो ये है आपका ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज। फिर इसके बाद यह ग्लूकोज जो का एक अणु पाइरुवेट अम्ल के दो अणु में टूटेगा C3H6O3, ये हो गया पाइरुवेट अम्ल। और फिर ये जो पाइरुवेट अम्ल है ये टूट जाएगा एथेनॉल में 2C2H5OH, ठीक है। ये क्या हो गया जी? ये हो गया एथेनॉल। साथ ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और फाइनली ऊर्जा भी अल्प मात्रा में उत्पन्न होगा। क्लियर हुआ? तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज हम आपको समझाया श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है और कौन सा प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करना। तो उसको हम लोग एग्जाम में कैसे आंसर लिखेंगे उस व्यू से ही उसको हम समझेंगे।